दर्द का रिश्ता होता है। देखो केदारनाथ, सांप सीढ़ी के इस खेल में तुम्हारे हिस्से में सांप आया है, सांप। और बड़े भाई साहब के हिस्से में सीढ़ी। वाह भाई साहब वाह, अपने बेटे की किस्मत तो आपने संवार दी। इससे बड़ी शुभकामनाएं और क्या हो सकती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई साहब, मैं आपसे छोटा जरूर, पर इतना भी छोटा नहीं कि मैं इन बातों को समझ नहीं सकता। मुझे गम इस बात का नहीं है पापा कि मेरी खुशी से उन्हें खुशी नहीं हुई। गुस्सा तो मुझे इस बात पे आया कि उन्होंने आपका लिहाज नहीं किया पापा। मैं इस बात को बर्दाश्त कर रहा हूं ना। मैं तो सोच रही हूँ कि माँ जी अगर आज हमारे साथ होती, कितना दुख होता उन्हें। वो हमेशा कहा करती थी कि उनके दो बेटे उनकी दोनों बाजुएं हैं, उनकी ताकत है, उनका सहारा है। आज माँ जी हमारे साथ नहीं है, मगर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची आस्था तो यही होगी ना कि हम उनके दिए गए संस्कारों का पालन करें। इस घर को टूटने से बचाने के लिए बेटा हमें बहुत सारी बातों को सहना ही पड़ेगा। बस बेटे, जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे लोग तुम पर या हम पर उंगलियां उठाएं। पापा, मैं इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था कि आप दोनों को सुनाऊंगा तो आप दोनों बहुत खुश होंगे। वैभव, हम खुश हैं। ये कैसी खुशी है पापा? आज जबकि माँ को खुश होना चाहिए, उनकी आंखों में आंसू हैं। नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आंसुओं पर मत जाओ। मैं तो खुश हूँ कि मेरे बेटे ने आज सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। दीदी, आप यहाँ चैटिंग में लगी हुई हो। आपको पता भी है कि घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दीदी, पापा और बड़े पापा के बीच ना शायद झगड़ा हो गया है। क्या? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि वैभव भैया का ऑफिस लॉन्च हो रहा है ना, इस वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया है। पापा ना दीदी बहुत गुस्से में हैं और वो बड़े पापा को लेके पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहे हैं। दादी माँ के जाने के बाद इस घर में यही सब तो हो रहा है और हमारी मजबूरी ये है कि हम सिर्फ देख सकते, कुछ कर नहीं सकते, इन्हें रोक नहीं सकते। हम बेटियां जो है तो इसका मतलब घर में जो चल रहा है उसे देखते रहें? रोकने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझे लगता है इस झगड़े को सिर्फ दादी माँ रोक सकती है और इसीलिए मुझे दादी माँ का पता लगाना है। और मुझे लगता है कि दादी माँ ऋषिकेश या हरिद्वार में किसी आश्रम में हो सकती है। आश्रम? तो क्या आप दादी माँ को अब जाके आश्रम में ढूंढोगे? दादी माँ के लिए मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन चंदन वहाँ है तो मैंने उसे कहा है कि वो सारे आश्रम में जाकर दादी माँ के बारे में पता लगाए। दादी माँ किसी आश्रम में रह रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा ना दीदी उन्हें, जिसका खुद इतना बड़ा घर हो, इतने सारे लोग हों, वो किसी आश्रम में रहे। उनके बेटों ने उनके साथ ऐसा किया है,
और वो कर भी क्या सकती है। और दादी माँ को तो तुम जानती हो ना कि वो सारे दुख बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूर्णिमा दीदी। दादी माँ जहां भी रह रही होगी ना, जरूर एक समझौता करके रह रही होगी। जरूर उन्होंने ये सोच लिया होगा कि इस घर में उनका कोई नहीं रहा। मैं दादी माँ को विश्वास दिलाऊंगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। वो मेरी दादी माँ है और मैं अपनी दादी माँ को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। बस एक बार दादी माँ का पता लग जाए, फिर सारा मामला खोल दूंगी। हरिद्वार का वातावरण कितना पावन है। हर गली में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती। हर ओर ईश्वर की आराधना, भक्ति भाव के दर्शन तो ऐसी जगहों पर मिल सकते हैं। जी माता जी, इसीलिए तो हरिद्वार को धाम कहा जाता है, गंगा का धाम। मेरा नाम भी गंगा है और गंगे माँ में हमेशा मेरी आस्था रही। शायद यही कारण है कि अपने अंत समय में मैं माँ गंगे की ही शरण में आ गई। अब ऐसा क्यों करी माता जी? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आपको माँ माना है और मैं सालों साल आपकी सेवा करते रहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मुझे मालूम। ईश्वर हमेशा तुम्हें निरोगी रखे, सुखी रखे, खुशहाल रखे। अरे चंदन, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे बेटा? ये देखिए पापा, मैंने एक खबर पढ़ी तो अखबार लेता है। उन लोगों ने दादी माँ को मरने के लिए छोड़ा था ना। अब देखिए, उन लोगों का दफ्तर तक नीलाम होने वाला है। अमरनाथ का दफ्तर नीलाम होने वाला है? ये क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन आप क्यों परेशान हो रही माता जी? परेशानी की बात तो है ना बेटा। दफ्तर नीलाम हो गया तो वो काम कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? ये तो ठीक बात नहीं। परेशानी की बात तो है ना। आखिर इस मामले की सच्चाई है क्या? क्या आपको भी लगता है कि बड़े भाई साहब ने ये जमीन हड़पने की साजिश की? मैं भी तो इसी असमंजस के झूले में झूल रहा हूं। अब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया पाया कि इन दोनों भाइयों में बेईमान कौन है और ईमानदार कौन है। लेकिन एक बात तो है ना कि इन दोनों में जो भी बेईमान है वो बहुत शातिर है। हाँ, लेकिन बड़े भाई साहब वैसे लगते तो नहीं हैं। तो क्या हम तुम्हें ऐसे वैसे लगते हैं अपने हिसाब से? नहीं नहीं, मैंने थोड़ी ऐसे कहा। नहीं नहीं, तो सुनो, यहाँ हम ही नहीं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा रखा है। मेरे चेहरे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इनके चेहरे से मैं नकाब उतार के ही दम लूंगा अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन कैसे? कैसे? वो ऐसे, नैना, तुमने सुना होगा
कि जब लड़ाई होती है तो दो आदमियों में से एक तो जीतता है और एक हारता है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों ही हारेंगे अपने हिसाब से। वो कैसे? वो ऐसे कि जो ईमानदार होगा वो गुस्से में उबलता रहेगा अपने हिसाब से, और इसका फायदा हमें मिलेगा। वो कैसे? वो कैसे? तुम देखती जाओ। देख लिया केदार भाई साहब को। आओ केदार, आओ। मैं तुम्हारी भाभी से कह रहा था कि बस देखती जाओ कि बड़े भाई साहब की बेईमानी का पिटारा कब खुलता है अपने हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, इंतजार मुझे भी है। हाँ, हम तो इंतजार करने पे मजबूर हैं, लेकिन तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? अरे भाई, तुम तो उनके भाई हो, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ दगाबाजी की है। भगवान ने तुम्हें बहुत सहन शक्ति दी है केदारनाथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात के लिए तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए भाई साहब। धन्यवाद? अरे धन्यवाद कैसा नैना, धन्यवाद कैसा? कभी कभी भगवान भी अन्याय कर जाते हैं। एक भाई को शातिर बना देते हैं और दूसरे को सीधा। और ये बात तो दुनिया की देखी दिखाई है। जो सीधा होता है हमेशा अपने सीधेपन में मार खाता है अपने हिसाब से। नहीं भाई साहब, मैं इतना भी सीधा नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। केदारनाथ, वो बड़े भाई ने तुम्हें सीधा साधा समझ रखा है अपने हिसाब से। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, आप चाहे अपने बारे में कुछ भी करें, लेकिन घर में तो इसी बात की चर्चा होती रहती है हमेशा कि आप कितने सीधे हैं। झूठ बोलूं तो जुबान चले भाई साहब। अरे घर में तो सिर्फ दो ही बातों की चर्चा होती है हमेशा। एक, आप कितने सीधे हैं, और दूसरी इस बात की कि आप अपने बड़े भाई साहब की कितनी इज्जत करते हैं। हाँ, और इसी बात का तो खिमियाजा भुगत रहा है केदारनाथ आज तक अपने हिसाब से। हाँ भाई साहब, अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं सबको बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? जरा सोचो केदारनाथ, सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम डंके की चोट पर ऐलान कर दो। अब जैसे भगवान वैसी पूजा। अब कब तक चुप बैठोगे तुम केदारनाथ? मेरे हिसाब से पूर्णिमा दीदी, कल वैभव भैया ने पापा को नाराज होकर जो जवाब दिया था ना, उससे माँ और पापा तो गुस्से में भड़के हुए हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं खुशबू? मुझे तो एक ही बात लगती है कि दादी माँ के दिल से निकली हुई आहें हैं जो इस घर पर लग रही है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पर दीदी, मुझे ना बाकेलाल बड़े पापा की बात कुछ समझ में नहीं आती। मतलब कल मैंने खुद सुना, उन्हें मेरे पापा को समझाना चाहिए, लेकिन वो उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। इस बात का शक तो मुझे भी होता है खुशबू। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि चाचा और पापा के बीच में जो दीवार खड़ी हो रही है ना, इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। देखिए ना, पहले पापा और बड़े पापा एक दूसरे को कितना मानते थे, एक दूसरे के बगैर कभी खाना भी नहीं खाते थे। सब खाना घर में साथ खाते थे। कहते थे एक साथ खाना खाने से परिवार में प्यार बढ़ता है। और आज उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। पापा और चाचा की तो एक ही सच्चाई है, वो लोग अपने बारे में चाहे जो भी कहें, लेकिन जो अपनी खुदगर्जी में इतने हद से गुजर जाए कि अपनी माँ की मौत के बारे में सोचने लगे, ऐसे लोग कोई और रिश्ता निभा भी नहीं सकते। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। पर ये भी तो देखिए ना
कि पापा और बड़े पापा के दिमाग में ये बात आई कैसे होगी? खैर ये बता कि प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि पूर्णिमा चाहती है कि मैं उसकी दादी माँ का पता लगाऊं, जबकि मैं उसे बता नहीं सकता कि दादी माँ मेरे घर में ही है। दर्द का रिश्ता होता है कि पापा और बड़े पापा के दिमाग में ये बात आई कैसे होगी? दीदी मान लीजिए कि किसी के दिमाग में ये बात आ भी गई, तो क्या वो एक दूसरे को कहने की हिम्मत कर पाएंगे दादी माँ को मार दिया जाए? बात तो तुम्हारी ठीक है खुशबू। दीदी, पापा और बड़े पापा को इस काम के लिए उकसाने वाला कोई और तो नहीं है ना? हो सकता है खुशबू। अब हमें इस बात का भी पता लगाना होगा कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि घर में भले किसी को नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि हमारी दादी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। जाखो राके साइया मार सके ना कोई। देख लेना खुशबू, मैं एक दिन दादी माँ को घर वापस लेकर आऊंगी। मैंने तो चंदन से भी कह दिया है कि वो दादी माँ को ढूंढने की कोशिश करे। मैंने दादी माँ की तस्वीर भी उसे भेज दी थी। दवाइयाँ किसके लिए लेके जा रहा है यार? दादी माँ के लिए। उनकी उम्र हो गई है ना, उनकी सेहत का ख्याल तो रखना ही है। सही कह रहा है। और पूर्णिमा कैसी है? बात होती है कि नहीं? मुझसे ज्यादा चिंता तो तुझे उसकी रहती है। चिंता क्यों नहीं होगी यार? आखिर दोस्त हूँ तेरा। और तुझे पता है पुराने जमाने में ना दोस्त कबूतर हुआ करते थे। कबूतर? क्या क्या कहता रहता है तू यार? खत भेजने वाले कबूतर यार, समझा? हाँ समझा, लेकिन यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ भाई, अब इसकी जरूरत कहाँ होगी? अब SMS है, ईमेल्स हैं और ना जाने क्या क्या चीजें आ गई। खैर तू ये बता, बात आगे बढ़ी कि नहीं? अरे छोड़ना यार, तू कहाँ आग में घी डालता रहता है। खैर तूने ये तो सोचा कोई बात है। अब क्या बात है, कौन सी बात है, ये तो तेरा दिल ही जानता है। खैर अजय, तू लंबी लंबी बातें करता रहता है, जबकि मैं इस उलझन में पड़ा हूँ कि अच्छा होता है कि उससे मुलाकात ही नहीं होती। क्यों मुलाकात नहीं होती? जाने दे यार। अरे बताना क्या बात है। और फिर मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? और तेरी ये प्रेम कहानी तेरे घर वाले भी नहीं जानते, सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो इस बात को जानता हूँ। यार कोई प्रेम कहानी नहीं है। तू क्या प्रेम कहानी की बातें कर रहा है? कोई बात तो है, और ये प्रेम कहानी की शुरुआत ही है। खैर ये बता कि प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि पूर्णिमा चाहती है कि मैं उसकी दादी माँ का पता लगाऊं, जबकि मैं उसे बता नहीं सकता कि दादी माँ मेरे घर में ही है। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर वो ना मिली होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद अगर मैं उसे नहीं बताता तो क्या ये उसके जज्बातों के साथ खेलने वाली बात नहीं होगी, जबकि मैं ये जानता हूँ कि वो दादी माँ से कितना प्यार करती है। सही कह रहा है यार, कहीं ये मैटर तेरे प्यार का दी एंड ना कर दे। कल को वो कहेगी कि तूने उससे झूठ बोला, सच्चाई छिपाई, उसकी भावनाओं के साथ खेला, उसके आंसुओं की कदर नहीं की। यही तो प्रॉब्लम है यार, कि मैं उसे दुखी देखना भी नहीं चाहता और उसे सच्चाई भी नहीं बता सकता। तू चिंता मत कर, कोई रास्ता निकालेंगे। चल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। हरिओम हरिओम। चाय। अब तो दोनों भाई अकेले अकेले चाय पीते हैं। मैं सोचता हूँ मैं भी अकेले ही चाय। आप तो दोनों के साथ चाय पी सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पी सकता हूँ, लेकिन दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं।
अरे भाई, किसी के यहाँ रहना है तो उसके घर में जगह तो बनानी पड़ेगी, क्यों? बहुत समझदारी से, बहुत सोच कर ये सब काम करने पड़ते हैं अपने हिसाब से। और मैं तो तुमसे भी कहता हूं नैना कि तुम भी यही समझदारी बनाए रखना, छोटी को भी मालूम ना पड़े और बड़ी को भी ना मालूम पड़े कि तुम हो किसकी ओर से, समझी? हाँ, वैसे मैं एक बात सोच रही थी। तुम भी सोच रही हो नैना? वाह, कमाल है। आप सुनेंगे कुछ? अच्छा, सोचो सोचो। मैं सोच रही थी कि दफ्तर तो नीलाम होने वाला है, पर आपको क्या लगता है दफ्तर बच जाएगा? बहुत पते की बात पूछी है, किसी से कहना मत, यही तो मैं भी नहीं समझ पाया अपने। अगर दफ्तर ही नीलाम हो गया तो घर कब तक चलेगा? आप और मैं कहाँ जाएंगे? अरे दफ्तर है, आप दफ्तर की देखभाल करते, इसलिए हमारा यहाँ रहने का हक बनता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो नैना, बिल्कुल भी नहीं। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दफ्तर को बचाने के लिए ही तो मैं इन दोनों को उकसा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। दर्द का रिश्ता होता है। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये घर जंग नहीं खा जाता, इस घर की दीवारों में दीमक नहीं लग जाती, जब तक दरारें नहीं पड़ जाती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन मैं दफ्तर के बारे में पूछ रही थी आपसे। अब दफ्तर को बचाने के लिए ही तो मैं इन दोनों को उकसा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। क्या पता दोनों एक दूसरे की धमकियां खाकर ऑफिस के पैसे भर दें और अपना ऑफिस बच जाए अपने हिसाब से। समझी? मुझे पता नहीं क्यों शक होता है, ये जो जमीन का मामला है उसके पीछे भाई साहब का ही हाथ है। वरना वैभव को अचानक से लोन कैसे मिल गया? अरे कल तक तो दर-दर की ठोकरें खा रहा था वो, और आज अचानक से उसकी तकदीर संवर गई। यही कह के तो मैं केदारनाथ को भड़का रहा हूँ, उसके गुस्से में आग लगा रहा हूँ। वो भी होगा नैना, हमारे लिए तो अच्छा होगा, बस तुम देखती जाओ अपने हिसाब से। अच्छा चलो, अब चल के देखो ऑफिस में कि क्या तमाशा। मेरा मतलब है हालत कैसी है ऑफिस में। माँ जी, आपको अपने बेटों की चिंता सता रही है ना? हाँ बेटा, आखिर वो मेरे बेटे हैं। इस घर में और भी लोग हैं जो छोटे बड़े का लिहाज ही भूल रहे हैं। वैभव भी तो उन्हीं से सीख रहा है। आप खुशबू के पापा पर उंगली मत उठाइए। जब कोई किसी पर उंगली उठाता है ना, तो एक उंगली सामने वाले के ऊपर होती है, तो बाकी की चारों उंगलियां अपने और होती हैं।